अस्सलाम वालेकुम पावर 99 और रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के सामीन और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और गिलगित बल्तिस्तान में जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको कहते हैं कारगा नाला। और यहाँ पर हम अगर अपने बैकग्राउंड में आपको दिखा सके, हम बुधा की कार्विंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं। ये जगह मेरे बैकग्राउंड में अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके ऊपर, ये जो कार्विंग बनी हुई यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए। ये गिलगित सिटी से थोड़े ही फासले पर है, लेकिन रास्ता कच्चा होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें भी यहाँ पहुँचने में तकरीबन 30 to 40 मिनट्स लगे। रास्ता वन वे है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है, और ख़ास तौर पर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों में ज़्यादातर लोग इस जगह का रुख करते हैं और लोग ज़्यादा ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हम आपको पानी भी दिखा सकते हैं। नीचे अगर हम अपने कैमरा को लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा दरख्तों के बीच बीच में पानी। ये पानी का नाला है और इसी पानी से गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पर जो गिलगित की बात करें, गिलगित सिटी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पन बिजली भी इससे पैदा की जाती है। और जगह पर यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं जिसके ज़रिए से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। तो हम थोड़ा सा वॉक करेंगे और आपको हम मज़ीद आगे लेकर जाते हैं और आपको दिखाते हैं ये एरिया कितना खूबसूरत है। जी, हमारे साथ एक टूरिस्ट भी हैं जो ख़ास तौर पर इस जगह को देखने आई हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, बल्कि हम अपना माइक उनको देते हैं ताकि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस जगह के हवाले से बताइए। जी बता दें आप। जी, मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर घूमने। पहले जब मैं आई थी तब इतना रास्ता नहीं बना हुआ था, अब तो इन्होंने प्रॉपर किया पर टूरिस्ट वगैरह के लिए। बहुत ही प्यारी जगह है, पानी है, ग्रीनरी है, बुधा के यहाँ पे कार्विंग बनी हुई है, बहुत अच्छी जगह है। आई वुड प्रेफर कि जो भी गिलगित आए तो दे शुड विजिट दिस प्लेस। इट्स अ रियली नाइस प्लेस। थैंक यू। तो आज इस जगह की हम विज़िट करने आए हैं और आपको इस जगह की विज़िट करवाएंगे। होपफुली आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर गाइड भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तमाम डिटेल्स मालूम करेंगे इस जगह की हिस्ट्री के हवाले से भी, और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं इस जगह के बारे में, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, इस म्यूज़ियम के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर इसके केयर टेकर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिएगा। मेरा नाम राजा ज़हीर वली है, बुधा दी यशनी रिज़ॉर्ट का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज भी आप इस वक्त हमारे बुधा दी यशनी रिज़ॉर्ट के अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम है। बेसिकली इसको हम शिना में योरी कहते हैं और चित्राली में इसको खोरा कहते हैं, और कश्मीरी ज़बान में इसको शायद जंदर कहते हैं। और ये 600-700 साल पुरानी, अच्छा ब्रुजिस में यही कहते हैं, ये ज़बरदस्त। तो ये 600-700 साल पुरानी जो जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो उस दौर में यहाँ पे 3-4 गांव हैं, और वो गांव वाले यहाँ पे इस चक्की में आके अपनी गंदम और मकई जो है ना वो पिसाई करते थे। अच्छा, ये है, इसको तो हम खवार में मनु कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं इसको? अच्छा, ये मशकेज़ा टाइप है और बेसिकली इसमें लस्सी, थरिंगी, शिना में इसको थरिंगी कहते हैं, ठीक है। और इसमें लस्सी बनती थी पुराने ज़माने में, इसको लस्सी बनाते थे। इसमें आप देखें इस तरह इसके अंदर हवा भर के और उसमें दही डाल के फिर उसको 40 से 45 मिनट अपने पाँव घुटने में रख के इसको हमारी जो माएँ थी वो इसको हिलाती थी। तो इसमें बड़ी ट्रेडिशनल जो है ना लस्सी बनती थी। जो मिनरल्स दूध के अंदर और दही के अंदर जो होते वो ज़ाया नहीं होते थे, बड़ा हेल्दी फूड होता था वो दही और उसका जो मक्खन होता था, तो इसीलिए ये इस्तेमाल। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। आप देखें ये हम थोटी जो जूते थे हमारे पुराने ज़माने में वो इस चमड़े के बनते थे। उसके अलावा देखें पुराने ज़मानों में स्टोर करते थे 6 से 7 महीने तक खुराक, तो उस ज़माने में इनका इस्तेमाल होता था क्योंकि इनके अंदर नमी नहीं जाती, इसीलिए इसका चमड़े का, ये बकरे की जो चमड़ा है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था पुराने ज़माने में। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि कैरिंग टोकरीज़ हैं, ये बर्तन हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी। इसके अलावा मैं आपको एक ख़ास चीज़ ये बता दूँ, ये महात्मा गौतम बुद्ध जो बुधा के जो मोनेस्ट्री में जो लोग रहते थे, यानी 1800 साल पहले, उस ज़माने में जो मिट्टी के बर्तन जो इस्तेमाल हुआ करते थे, उन बर्तनों के ये छोटे से टुकड़े हैं जो मैं खुद लेके आया हूँ। ये 1800 साल पुराने, यानी बुद्ध मत दौर की जो मोनेस्ट्री थी जहाँ इबादतगाह थे और जो घर थे उनके, वहाँ से मैं उठा के लेके आया हूँ। बेसिकली बुधा की हिस्ट्री ये है कि ये मैं आपको व्यू पॉइंट में जाकर मैं उसकी डिटेलिंग करूँगा। ये उसके अलावा ये कालीन है, ये हाथ से बनाने, ये बकरे की बेसिकली वो है बाल है और उसको एक ट्रेडिशनल तरीके से जो है ना उसको बनाया जाता है।
اب تو یہ بہت زیادہ ریئر ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں بکریوں کو جو ہے نا دھونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, تو اس کو چٹا کہتے ہیں. اب تو ہر چیز ماڈرن, اس میں کھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس سے ملاتے ہیں. یہ بیسیکلی کوئی بھی چیز کیری کرنے کے لیے نا, اس کو سمجھیے کہ ان کا کیرنگ بیگ تھا, یعنی اس کے اندر اس کا ہے تونو. اچھا گرن تونی جو ہے نا, جہاں آپ بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے تونی کا استعمال ہوتا ہے. گھاس وغیرہ, چارہ اور اس کے علاوہ کھاد وغیرہ جو ان کا اس کو کیری کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہے اس کو بجانے کے لیے ڈف. یہ بیسیکلی ڈف ہے. یہ جو ڈف بجا کے یہاں پہ ہم لوکل ہمارا ٹریڈیشنل جو سانگ ہے اس کو گاتے ہیں, تاکہ لوگوں کو ہمارے ٹریڈیشنل سانگس کے بارے میں بھی پتہ ہو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل ٹریڈیشنلی ختم ہوتی جا رہی ہے. دور ماڈرن آیا اور الیکٹرانکس دور ہے, ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے زمانہ, تو ہم اس کو پرزرو کر کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے سروائیول کیا ہے, ٹریڈیشنلی انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. تو یہ ساری چیزیں دکھانے کا اور بتانے کا ہمارا مقصد اس طرح ہے. یہ ویسی بکس ہیں, کوئی انفارمیٹیو بکس ہیں, جہاں پر کچھ لڑکے آتے ہیں, اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہاں کچھ یہ انٹیکس ہیں, کچھ پتھر کوارٹز ہیں. ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے, ابھی نیا دریافت ہوا ہے یہ پتھر. میرا نام محمد طاہر ہے, میں یہاں کا پشتینی باشندہ ہوں. تو میں یہاں جیمز ٹون بھی بیچتا ہوں اور ساتھ یہاں ٹور آپریٹر ہوں, ٹور گائیڈ. فارنر آتے ہیں بھی رکھا ہے, سیل کرتا ہوں. بالکل یہاں آپ سمجھیں, جو بھی فارنر پاکستان میں آتا ہے, پاکستان میں آنے سے پہلے وہ پری پلان کرتا ہے, تو وہ اپنے ٹور میں لازمی کارگا بودھا کو شامل کرتا ہے, کیونکہ یہ اتنا ہسٹوریکل پلیس ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ مشہور ہے. اسپیشلی بدھ مت تو یہاں پہ آئے, اس کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں, یہ ان کا سمجھے عبادت گاہ ہے. تو 9/11 سے پہلے تو یہاں جگہ نہیں ہوتی تھی, ہم چھوٹے ہوتے تھے, بہت سارے یہاں پہ ٹورسٹ آتے تھے. اس کے بعد تھوڑے بہت کم ہوئے, لیکن یہ فارنرز کے لیے اسپیشلی جو گلگت آتے ہیں تو اس جگہ کا وہ ضرور وزٹ کرتے ہیں. اس کی ویلیو فارنر کے نظر میں اس کی بہت ویلیو ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے ہمارے جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور آج کل پارک بننے کی وجہ سے بہت سارے لوکل ٹورسٹ بھی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں. جی میں آپ کو ابھی لے کے جاؤں گا بدھا ویو پوائنٹ میں. بالکل جی جی بالکل. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا یہاں پہ ریسٹورینٹ ہے, انٹرٹین کرنے ہم فرائز بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لوکل ٹریڈیشنل جو ہمارا یہ جس کو ہم چاری کہتے ہیں, اس میں ہم نے یہ سموسا وغیرہ رکھا. ہاں بالکل, آپ چائے اور سموسے آپ کھا سکتے ہیں, اور سموسے ہم خود یہاں پہ بناتے ہیں, چائے وغیرہ بھی ہم ساتھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ باتھ روم کا سہولت ہے, مین فیمل, اور بیٹھنے کے لیے ایک ایپل ٹائپ کا بھی ہم نے بنایا, ایک انار ہے جس کو تاکہ لوگ زیادہ اس کے اوپر اٹریکٹ ہوں. اور یہاں پہ یہ جب پاکنستان میں عمران خان کی حکومت آئی تو ان کی جو ڈائریکٹیوز تھے کہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے, تو یہاں کی لوکل گورنمنٹ تھی اور اسپیشلی گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی, انہوں نے کچھ 4-5 پارکس بنائے تاکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ جو ہے نا وہاں پہ جائیں. اور گلگت بلتستان میں ٹورزم کا جو شعبہ ہے بہت پیچھے ہے, اس کو نمبر 1 پہ لانے کے لیے خان صاحب نے جو ڈائریکٹیوز دی, اس ڈائریکٹیوز کے اوپر بہت سارے پارکس بھی بنے ہیں, اور یہ بھی اسی ڈائریکٹیوز کے اوپر بنا. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کارگا بودھا ویو پوائنٹ پہ, جہاں سے ہم بودھا بھی دیکھیں گے, اور میں بودھا کی ہسٹری بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی ہم اوپر جائیں گے. یہ سیڑھیاں بنی ہیں, بیسیکلی یہ ٹریڈیشنل وے سے بنایا گیا ہے, پتھروں سے. پتھر اس کو بہت زیادہ پتھر استعمال ہوئے ہیں. یہ تقریباً 82 پلس ہیں, تقریباً 100 فٹ ابو جو ہے نا یہ اس کی اونچائی ہے. بالکل 100 اینڈ ابو ہم کہہ جائیں گے, جہاں سے ہم پورے جاگیر بسین اور بسین پائن اور کارگا نالا اور شکو گا نالے کے ہم اوپر سے ہم
व्यू पॉइंट से देखेंगे। ये तूत के दरख्त हैं यहाँ पे, कुछ फ्रूट्स के भी हमने दरख्त यहाँ पे लगाए हैं। जैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये पानी बेसिकली चश्मे का पानी है और ये 12 साल के 12 महीने जो है ना ये बहता है और बुत नहीं होता। और बुतमत यहाँ आने की एक वजह ये पानी है। बेसिकली इस पानी को बुतमत अभी बहुत ज़्यादा जिस तरह इसकी वो तबरुक समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये बुद्धा के पाँव से निकलता है, तो इसको बहुत ज़्यादा वो तबरुक के वैल्यू बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। वे लोकली भी लोग हैं जो हमारे आसपास जो गांव हैं उसमें पीने का जो पानी है वो सर्दियों में स्पेशली ये पानी इस्तेमाल करते हैं। ये साफ़ सुथरा पानी है और इसका जायका आप पिए बहुत ही मज़ेदार है। टूरिस्ट जो आते हैं स्पेशली अपने पास कूलर और बोतलें लेके आते हैं, जिसको अपने साथ पानी भी भर के लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। जी तो पावर 99 के सामीन को हम और नाज़रीन को ये बताएं कि हम बुद्धा पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं और मज़ीद हमने मेरे ख्याल में 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। हमारे साथ राजा ज़हीर वली जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस पूरे रिज़ॉर्ट के, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानेंगे इस जगह की हिस्ट्री के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हम अभी तक आपको दिखा भी चुके हैं और मज़ीद भी दिखाएंगे, आप हमें फॉलो करें। ये सीढ़ियाँ, थोड़ी सी सीढ़ियों के हवाले से बताइएगा। ये आपको वुड और ये बिल्कुल ये हमने थोड़ा सा लुक दिया है ट्रेडिशनल, इसलिए इसमें लकड़ियाँ इसके ऊपर लगाई हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिशनली जो है ना वो फील आए। बेसिकली वुडन खतरनाक तो नहीं है ना? नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसे वुडन बनना चाहिए, लेकिन ये हाइट ज़्यादा होने की वजह से हम वुडन स्टेयर्स नहीं बना सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कहीं ये गिर ना जाए, इसीलिए हमने लोहे का इस्तेमाल किया। लेकिन टच हमने थोड़ा सा वुड को भी रखा है, वुड को भी दिया है ताकि हमारा कल्चरल जो है वुडन उसका बहार रह सके। जी तो नाज़रीन इस वक्त हम बुद्धा पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ऊंचाई मुझे नहीं पता कितनी है, आप ही बताएंगे ज़हीर साहब। 30 फीट तकरीबन 130 फीट 140 फीट के करीब है अगर ग्राउंड से अगर आप इसको नापें तो। ठीक है, और आप हमें थोड़ी सी इस जगह की हिस्ट्री भी बता दीजिएगा। बुद्धा की कार्विंग हमें नज़र आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, असली हालत नहीं है अभी तक। अच्छा, ये मैं जैसे कि आपने देखा इसको, ये जो महात्मा गौतम बुद्ध जो बुद्ध मत हैं जो बिलीव करते हैं जो बुद्धा के ऊपर, तो उनका जो एर्लियर जो यंग एज था वो उस ज़माने में उसका ये स्टैचू बनाया है, कार्विंग करके इन्होंने बनाया है। बेसिकली साउथ कोरियन और थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट है उनका बहुत ज़्यादा मानना है कि ये उनका जो पेशिमाम कहें या उनकी इबादत वगैरह करते हैं, तो ये वही बुद्धा महात्मा बुद्धा उसका ये स्टैचू है। उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और इस जगह को अपना वर्शिप प्लेस डिक्लेयर किया है साउथ कोरियंस ने। तो मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूँ, ये कितना थिक है। कोई 8 इंच इसकी थिकनेस है, तकरीबन कोई 7 इंच जो है ना ये चौड़ा है और 15 फीट जो है ना ये ऊंचा है। इसको बनाने से पहले कुछ सुराख उन्होंने बनाए, कोई 13 सुराख है जहाँ पे कील पहले उन्होंने कील लगाई है और फिर बेस बना के उन्होंने बाकायदा कार्विंग की है। कार्विंग करके आप देखें पूरा इसका स्ट्रक्चर आप चेक करें, आइज, नोज, एयर्स, हेयर और इसका हैंड जो है, आप हैंड के जो सारे क्लियर हैं और ऐसा बॉडी पार्ट्स नहीं है जिसको उन्होंने मिस किया हो। और जो हाथ का जो पोस्चर है, जैसा कि उन्होंने यूँ करके इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू देयर फॉलोअर्स, जस्ट टू ब्लेस देम, और वो जो यूँ करते हैं और प्लीज़ ब्लेस देम टू लाइक दिस, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का उन्होंने जो पोस्चर बनाया। अच्छा, लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि एक हाथ में उसमें जंजीर है तो दूसरे हाथ में उसके तलवार है। एक्चुअली जो बुद्धिस्ट का जो कंसेप्ट है बेसिकली पीस है, ह्यूमैनिटी है और इंसान दोस्त उनकी पॉलिसियाँ थी। इसीलिए ये जो उन्होंने पहना हुआ जुब्बा कहते हैं या और अपना गाउन कहते हैं, गाउन पहना है, तो उसने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ जब उसने यूँ किया है तो वो साइड से यूँ आके लटक गया है, जिसकी वजह से इसका इस तरह का एक शेप बना है। अच्छा, बुद्धा के बारे में ये बताते हैं कि जब बुद्धा पैदा होने वाला था तो उसकी वालिदा जो है उसने उसका ख्वाब देखा था कि उसका जो सिद्धार्था उसका जो बेटा पैदा हुआ उसके बारे में, कि एक वाइट एलिफेंट उसको एक फ्लावर देता है, एक फूल उसको देता है, तो वो बात में जो है ना जाके उसकी ताबीर कराती है तो इसका क्या माने हैं। तो वो एक आलिम जिसको उसने ये ताबीर कराई तो उसने कहा कि आपके कोख से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पूरी दुनिया में रूल करेगा। तो उसी फ्लावर के जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं वीडियो में, अगर क्लियर आए तो उनके पाँव के नीचे वो फ्लावर के पत्ते भी
बने हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी है इस बुद्धा की, जो बेसिकली ये बना है 3वीं और 4वीं सदी ईस्वी में, जो फर्स्ट टाइम जब बुद्ध मत यहाँ पे बाकायदा आए और वो सेटल रहे, और वो सेटल इस पहाड़ी के ऊपर रहें। 10-15 घर मैंने खुद 2000 में अपनी आंखों से देखे हैं, अभी भी उनके रिमेनिंग से बाकायदात हैं, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन के टुकड़े हैं, पत्थरों के बने हुए बर्तन के टुकड़े हैं, कोयला है और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे अब भी मौजूद है। तो वो वहाँ रहते थे और 7वीं सदी ईस्वी में इन्होंने ये बुद्ध को मुकम्मल किया है, और इसको हफ्ते में एक दिन इबादत करते थे, और पीछे से उनका खुफिया रास्ता से उतर के अपना पानी और वो ज़रूरत की चीज़ें वो ऊपर लेके जाते थे। उसके अलावा यहाँ नपूर एक गाँव है, जहाँ उनका बाकायदा वॉच टावर है, उनका एक स्टूपा है और एक खूबसूरत पानी का रास्ता। जिस तरह आप यहाँ आके हैरान हो जाती है कि इन्होंने इसको कैसे बनाया, हम वहाँ जाके भी हैरान होते हैं कि इस पानी के रास्ते को कैसे बनाया। उन्होंने बिल्कुल बड़े बड़े चौरस सुराख किए हैं, ऐसे सुराख जैसे आपको लगता है कि उन्होंने मशीन से किए, स्टेप बाय स्टेप, और पीछे स्टूपा पानी लेके गए हैं। तो उधर भी कोई जाते हैं लोग, रास्ता है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल रास्ता नहीं है कोई, यहाँ से 40 मिनट की ट्रैकिंग है, रोड है, थोड़ा सा ट्रैकिंग, उसके बाद रोड है, आप रोड से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट गाड़ी पे जाना है तो गाड़ी भी जाती है, डायरेक्ट गाड़ी भी जाती है जी, जीप में, किसी भी कार में, आप किसी भी गाड़ी में आप जा सकते हैं। हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने 19 कनाल ज़मीन आर्कियोलॉजी वालों को डोनेट किया है, ताकि यहाँ पे कोई रिसर्च सेंटर बने, कोई इस तरह का आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम बने, ताकि हम इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकें। बहरहाल हुकूमत की तरफ से अभी कोई इसके ऊपर पेशरफ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं हमारे खालिद खुर्शीद साहब CM हैं, और हमारे जो मिनिस्टर हैं टूरिज़म जरासन नासिर खान साहब है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो एक दिन यहाँ पे विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह इन एरियाज़ को डेवलप करने के लिए फंड एलोकेट करेंगे। एक और चीज़ अभी हम बुदा रिजॉर्ट के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। एक लोकल स्टोरी भी है इस जगह की, बड़ी ज़बरदस्त सी लोकल स्टोरी है। अब वो कितनी सच है झूठ है ये अलग बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। ज़रा बताइएगा इस जगह की जो लोकल स्टोरी है वो क्या है? हाँ बिल्कुल, देखें यशनी इसका नाम है, इसलिए मैंने इस रिज़ॉर्ट का नाम लिखा है बुदा दी यशनी रिज़ॉर्ट। वैसे पहले इसको कारगा बुदा कहते थे, जिसकी वजह से हमारे लोकल लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार किया कि आप जो यशनी और यशनी के पस मंज़र में जो स्टोरी है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे इससे हमारा ट्रेडिशन जो रिलेट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो काइंडली आप इस चीज़ को रिलेट करें कारगा बुदा के साथ। तो फिर मैंने बुदा दी यशनी रिज़ॉर्ट रखा। यशनी बेसिकली इसके बारे में कहते हैं कि ये एक चुड़ैल थी, और वो चुड़ैल यहाँ अंदर गार में रहती थी, और वो गार यहाँ अभी तो इसको फ्रीज हुआ है उसकी जादुई इससे ना, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे गार था, तो वो गार के अंदर रहती थी, और यहाँ से अगर दो लोग अगर गुजरते थे कारगा नाला से, तो फिर वो एक को पूरा खाती थी और एक को हाफ करके छोड़ती थी। अगर गज़र से 4 बंदे आते तो दो को पूरा खाती थी और 2 को छोड़ देती थी। तो इसका एक मतलब कई अरसे से ये सिलसिला चलता रहा, लोग बड़े परेशान थे। तो एक दिन कहते हैं कोई शादीशुदा जोड़ा यहाँ घूमने के लिए आया, तो उन्होंने पहला हमला किया दुल्हन के ऊपर, तो वो दुल्हन उसके वो काबू में आ गई और दूल्हा पीछे से भाग गया। भागने के बाद हमारा ट्रेडिशनल एक वो है, उसको आलिम उर्दू में कहते हैं, उसको दयल कहते हैं। जाके उसने दयल को फरियाद किया कि आप वहाँ इस मकाम पे एक चुड़ैल है, आप जाके उसको करें, कैद करें। उन्होंने बड़ा लोगों को परेशान किया हुआ है। तो वो दयल जो है ना यहाँ पे आता है, आके के बाद इसने इसको आवाज़ लगाया कि यशनी कहा, तो वो यशनी दरवाजे पे आई है। उसने कहा कि मैंने फलां जगह तुम्हारे भाई को मैंने मार दिया। उसने कहते हैं इस तरह अफसोस किया, तो फिर अपनी जादुई जो तिल थे उसने पहला वार किया। इस तरह बाद फिर मुतवातिर उसने कहा कि आपके बाप को भी हमने मार दिया। फिर उसने अफसोस किया। इस तरह यहाँ दरवाजे में उसको बातों में उलझा के इसके ऊपर कोई जादुई 13 वार किए, 13 कील इसके ऊपर लगाए, फ्रीज कर दिया, और उसके बाद इसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बंद किया। तो उसके बाद उसने ये वसीयत की कि आपने अगर मैं मर जाऊँ तो आपने मुझे इसके पाँव तले दफनाना है, नहीं दफनाया तो फिर से ये ज़िंदा होगी। कुछ लोग इतना खौफ था लोगों में, तो उन्होंने कुछ कहते हैं उसको मार दिया और फिर दफनाया गया। कुछ कहते हैं कि वो खुद मरा तो उसको यहाँ पे दफनाया गया। उसके लिए फिर हमने एक छोटा सा जगह हमने बना के उसको रखा हुआ है, ताकि जो स्टोरी है उसका जो ताकि उसको ज़िंदा रखा जाए। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज़ तो खैर पुराने ज़माने में हम बातें सुनते थे चुड़ैलों की और ऐसी बातें, तो अब वो सच झूठ तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टोरीज़ इनको ज़रूर एंजॉय कीजिए। और हमारी सराउंडिंग में अगर बुदा के अलावा यशनी के अलावा भी बहराम शहजादे की स्टोरी है,
नपूर, तैफूर और सैफूर के 3 भाई थे और जिन थे, और ये नपूर का जो नाम है भी उस जिन से ही बना है। नपूर जो जिन्नात के ऊपर उनका महल था, वहाँ पे रहते थे, और गिलगित पूरा एरिया उनका जो है ना वो बाग था जहाँ ऊपर से उसकी निगरानी करते थे। तो ये नपूर का जो नाम पड़ा है उस जिन से पड़ा है। तो बहुत सारी स्टोरीज है जो आप सुनेंगे तो 1 घंटे लग जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री हमें इस जगह की बताई और खूबसूरत हमें सैर भी करवाई। होपफुली हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। गिलगित बल्तिस्तान अगर आप आएँ, ख़ास तौर पर गिलगित सिटी में आएँ, तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और देखने की जगह है। पानी है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एरिया है। आप गर्मियों में ज़रूर विज़िट कीजिए, और विंटर्स में भी आप ज़रूर आ सकते हैं, विंटर्स में भी ओपन होता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ निखत अमान अपनी मेज़बान को आप इजाज़त दीजिए। होपफुली किसी और जगह में आपसे फिर हम मिलेंगे और आपको गिलगित बल्तिस्तान की मज़ीद जगहों की भी हम सैर करवाएंगे। और तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।